students, I am Dr. Rajesh Kant, Associate Professor GCW Trade. अपनी मैं सेकंड वीडियो जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे है, इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है बेटा? द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए। ऑब्जर्वेबल ए मींस ए इज ए क्वांटिटी हियर। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात करी, ई एक क्वांटिटी है, वैसे ई एक क्वांटिटी है। ए इट कैन बी ई, it can kinetic energy, pressure energy, momentum, anything. It is observable, means it is physical quantity. Physical quantity है A. May be represented. Represented means ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं by the action of A. ये क्या है? मैंने पहले भी कहा आपको, जब इसके ऊपर कैप लगी होती है तो मीन्स ये ऑपरेटर है। जैसे कि हमारे पास E का ऑपरेटर क्या था? H. ये ऑपरेटर है। इसका मतलब जब भी किसी क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा? उसका ऑपरेटर। ऑन स्टेट वेक्टर साई मींस ए को निकालने के लिए आप साई को ऑपरेट करेंगे किसके साथ? उस क्वांटिटी के ऑपरेटर से। जैसे कि ई मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसका ऑपरेटर है एच, तो अगर मेरे को ई की वैल्यू चाहिए तो मैं साई की मदद से निकाल सकता हूं। कैसे? ई साई इज इक्वल टू एच साई। अभी मैं बताऊंगा इसको, इसका भी क्या मतलब है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऑपरेटर से वेव फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, रियल वैल्यू आती है, और उसके साथ सेम फंक्शन जनरेट होता है। चलिए पहले पोस्टुलेट को कंप्लीट कर लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द एक्शन ऑफ ए ऑन स्टेट वेक्टर। यहां तक तो करिए गया हमने, विच रिजल्ट्स ए साई मींस इस क्वांटिटी की जो आइगन वैल्यू ए है हमें मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी? टोटल एनर्जी। ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो ए यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज है, वेयर ए इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए। और ये जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं इस क्वांटिटी की, जो इस ऑपरेटर से निकाली जा सकती हैं, इनको बोलते हैं आइगन वैल्यू। इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे आइगन वैल्यू है। ये ए कैप क्या है? ये ऑपरेटर है किसके लिए? इस क्वांटिटी के लिए जिसकी क्या आइगन वैल्यूज हमें निकालनी है। और साई जैसे कि आप जानते हैं ये क्या है? स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेक्टर है। चलिए ये और इस इक्वेशन को जिससे कि हम आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन भी कहा जा सकता है। इसका मतलब जो थर्ड पोस्टुलेट है वो किसके बारे में बात करता है? हमारे पास आइगन वैल्यूज के बारे में बात करता है। जैसे कि मैंने टोटल एनर्जी के लिए लिखा, टोटल एनर्जी का आपके पास ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन। एच को जब भी ऑपरेट करेंगे साई के साथ तो हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी मिलेंगी, टोटल एनर्जी मिलेंगी, जिसको कि हम आइगन वैल्यूज बोलेंगे। और एच साई ये जो इक्वेशन है ये भी आइगन वैल्यू इक्वेशन है। और आगे चल के देखेंगे दिस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि अभी हमारा फोर्थ पोस्टुलेट में आपके साथ आने वाला है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये मैं क्या कह रहा था, कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, कोई फंक्शन होगा हमारे पास, लेट और फंक्शन भी y इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2x। जनरल मैथमेटिकल फंक्शन लेके समझाने की कोशिश करूंगा। साई y इज इक्वल टू e रेज़ पावर ex। अब अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूं, ऑपरेटर है मेरे पास d, मेरे पास ऑपरेटर है d अपॉन dx ऑफ y, ये मेरा ऑपरेटर है। जब मैं इसको ऑपरेट करूंगा इस फंक्शन के ऊपर तो मेरे को क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ पावर एनीथिंग इज द सेम e रेज़ पावर 2x। जो भी e की वैल्यू होती है वो पावर होती है वो वैसे रह जाती है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन होगी किसकी? पावर की, और 2x की डिफरेंशिएशन होगी 2। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे बेटा कि इस ऑपरेटर से जब आपने इस फंक्शन को ऑपरेट किया तो आप फंक्शन क्या था? ये y क्या था हमारा? e रेज़ पावर 2x। तो हमें क्या मिल गया? एक 2 मिला जो कि रियल वैल्यू है, और सेम फंक्शन वापस मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेम एग्जैक्टली ऐसा है, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसा हुआ करेगा। जब भी आप किसी ऑपरेटर से किसी फंक्शन को ऑपरेट करेंगे आपको सेम फंक्शन मिलेगा विद ए रियल वैल्यू मिलेगा, और जो ये रियल वैल्यू आपके साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा ये आपकी क्या होगी? आपकी आइगन वैल्यू हुआ करेगी। इस तरह से हम पोस्टुलेट थर्ड से जो हम बात कर रहे हैं, बात करें किसकी? पॉसिबल वैल्यूज, किसी भी फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हम निकाल सकते हैं। ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ पोस्टुलेट पे, जो कि अभी मैंने बात करी थी आपसे। किसके बारे में बात करेगा? ये बात करेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की।
अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ये भी हम अपनी अगली वाली वीडियोस, आने वाली वीडियोस में हम इसको डेरिवेशन करेंगे, ये भी आपके सिलेबस में एक टॉपिक रहेगा। लेकिन आज जो आज समझने के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। जो हमारा फोर्थ पोस्टुलेट कह रहा है कि टाइम एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट वेक्टर, टाइम एवोल्यूशन मींस कि किस समय इसकी क्या हालत होनी है साई की, इज गवर्नड बाय द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो आपको अभी फिलहाल भी याद रखना पड़ेगा कि ये आपकी क्या है, ये आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब ये क्या काम करती है यहाँ पे, चलिए मैं दोबारा से आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में ले चलता हूँ, जहाँ पे कि मैंने आपको बोला था कि स्टेट, किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है क्लासिकल मैकेनिक्स में दो चीजों से डिफाइन की जाती है, एक्स से और पी से, या तो दोनों से या किसी एक से भी डिफाइन कर सकते हैं। बेटा ये स्टेट से हमने जब भी इसका कोई भी आगे की टाइम एवोल्यूशन निकालनी होगी, टाइम एवोल्यूशन का मतलब कोई भी क्वांटिटी आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर फिक्स्ड टाइम निकालना होगा, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की जरूरत पड़ती है। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की कुछ इक्वेशंस हैं वहां पे जो कि क्या काम करती हैं, वही काम करती हैं जो यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करती है। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये आपका वही पर्पस सॉल्व करेगा, वही पर्पस सर्व करेगा जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आपकी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है सर्व करती है। जितनी इंपॉर्टेंस वहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की है, यहाँ पे इक्वेशंस की है, वही इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो है हमारे पास किसकी है, वो है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और कई बार हम टाइम इंडिपेंडेंट भी लेते हैं, तो मींस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is of the same importance in quantum mechanics as that of the Newton's laws of motion in the classical mechanics। ये था आपका फोर्थ पोस्टुलेट। और फिफ्थ पोस्टुलेट पे आ जाइए जो कि हमें बताता है कि किसी भी क्वांटिटी की, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हुआ, हम आपको ये भी आपको अभी थोड़ा आगे चल के पता चलेगा, मैं अभी थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जब भी बात करते हैं तो बेटा हम डेफिनेट वैल्यूज की बात करते हैं, डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी है, डेफिनेट पोजीशन है, डेफिनेट मोमेंटम है। लेकिन जब भी क्लासिकल मैकेनिक्स से हम क्वांटम मैकेनिक्स में शिफ्ट हुए हैं तो हमें यही इसमें डिफरेंस मेन यही है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की। चलिए उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ताकि मेरा एक जो पोस्टुलेट है मैं समझा पाऊंगा आपको थोड़ा सा। हमने बात करी थी शुरू में फर्स्ट पोस्टुलेट में कि साई होता है। साई क्या है, स्टेट वेक्टर है जो कि हमें सिस्टम की स्टेट के बारे में बताता है। अब कई बार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये साई कहाँ से आता है, अभी अगर अलग से कोई वीडियो में बनाऊंगा इसके वेव फंक्शन के ऊपर तो आपको उसमें समझाऊंगा कि साई कहाँ से आता है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सॉल्यूशन से आता है। कई बार साई हमारे पास क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और अगर साई कॉम्प्लेक्स होगा तो इससे जो आइगन वैल्यूज निकलेंगी वो भी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जब भी हम साई होता है कॉम्प्लेक्स तो हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, साई स्टार। वो क्या होता है, अगर साई आपका कॉम्प्लेक्स है मींस इसमें एक इमेजिनरी टर्म है a प्लस योटा बी, तो इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में वो कैसे लिखी जाएगी, a माइनस योटा बी, योटा बेटा माइनस कर देनी है। फिर हम क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हमें ये कॉम्प्लेक्स होता है, हो या ना हो, रियल होगा तो ये टर्म होएगी नहीं, तब भी हम बात करेंगे इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही लेंगे, क्योंकि जब भी हम साई इनटू साई स्टार करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, रियल वैल्यू मिला करेगी, रियल वैल्यू मिलेगी। और इन दो चीजों को अगर तो ये रियल होगा तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू साई स्क्वायर, लेकिन हम हमेशा ये लिखेंगे कि उससे कवर हो जाएगा चाहे ये रियल है चाहे इमेजिनरी है, तो ये साई इनटू साई स्टार विल गिव अस साई स्क्वायर। और जब भी इस साई स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट करूंगा, मींस इसको कैलकुलेट करूंगा ओवर द होल रीजन, होल रीजन को लिखने का तरीका होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मीन लोवेस्ट लिमिट से जब हाईएस्ट लिमिट तक जाएंगे और इसको पूरी स्पेस पे डीटो तो एक हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है, इसके ऊपर जब हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें देता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी यहाँ से जब प्रोबेबिलिटी का जिक्र आया, प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोबेबल वैल्यूज की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बात करते हैं, एवरेज वैल्यूज की बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। और वो जो एवरेज वैल्यू है वो कहाँ से मिलेगी, हमें फिफ्थ पोस्टुलेट बताएगा कि द एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑफ एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी जिसकी कि आपने जो एवरेज वैल्यू निकालनी है उसको लिखने का तरीका है क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे, ठीक है जी, इन दो साइंस के बीच में ए लिखेंगे तो मींस इसकी एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं ऑफ एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ए
with which an operator is associated, क्योंकि आपको पता है हर क्वांटिटी के लिए एक ऑपरेटर एसोसिएटेड होता है, और इसमें यहाँ पे क्वांटिटी का ऑपरेटर क्या है, ए कैप लगा दीजिए तो ऑपरेटर बन गया, is associated is related to the wave function, और फिर वो वेव फंक्शन की मदद से इसकी एवरेज वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है मीन साई तो एवरेज वैल्यू है, मैं यहाँ से फिर से थोड़ा साफ करके लिखने की कोशिश करता हूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, फिर जो उसका ऑपरेटर है उस क्वांटिटी का उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके ऊपर साई करना है ऑपरेट, और कितने के ऊपर करना है, होल इंटीग्रल के ऊपर, होल स्पेस के ऊपर इंटीग्रेट करना है, एंड दैट इज टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आपने जब ये इसको पावर द होल स्पेस इसको इंटीग्रेट कर दिया और इसको डिवाइड करना है किससे, साई स्टार इनटू साई इनटू डी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये केस रहेगा जब हमारा साई जो है नॉर्मलाइज नहीं है, when psi is not normalized। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है ये भी समझ लीजिए। अभी मैंने कहा आपको साई इंटू साई स्टार इंटू डीटो या साई स्क्वायर लिखें, या साई स्टार इंटू साई इंटू डीटो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखें, ये देता है प्रोबेबिलिटी। और अगर कोई पार्टिकल हमारे पास 100% श्योर है कि वो इस गिवन रीजन के अंदर है तो द प्रोबेबिलिटी 100% रहेगी, और उस समय जो आपका ये इंटीग्रल आपको 1 वैल्यू देगा। अगर साई ऐसा है कि ये इंटीग्रल वैल्यू हमें 1 मिलती है, मींस उसकी होने की संभावना को 100% बनाता है, तब इस टाइप को बोलते हैं ये क्या है, नॉर्मलाइज है। अगर तो ये नॉर्मलाइज है तब तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको दी जाएगी ए, क्योंकि ये टर्म तो उसमें 1 हो जानी है, इसलिए इन दैट केस द एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू that will be given by psi star into a operator for the quantity into dito into wave function and into dito। ये रहेगा जब वो नॉर्मलाइज्ड है, when psi is normalized। और जब ये कब रहेगा, जब psi जो है that is not normalized, क्योंकि उस समय नॉर्मलाइजेशन नहीं है, 100% अगर प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही तब एक्सपेक्टेड वैल्यू में आपको इसको डिवाइड करना है, नहीं तो अगर ये नॉर्मलाइज है तब इसमें ये इसकी जो टोटल वैल्यू है दैट एवरेज वैल्यू विल बी गिवन बाय दिस क्वांटिटी। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, द एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कोई भी क्वांटिटी जिसका जिक्र कर रहे हैं, ऑफ एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ए विद व्हिच एन ऑपरेटर ए, मीन जिसका ऑपरेटर ए है, is associated is related to the wave function से इसको रिलेट किया जा सकता है कैसे, इन दो इक्वेशन से। मैं फिर बता दूं, ये उस केस में जब ये नॉर्मलाइज नहीं है, और ये उस केस में जब ये साई ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। तो बेटा ये थे हमारे 5 पोस्टुलेट। अगली वीडियो में हम और किसी टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।